वेलकम बैक टू अदालत। ब्रेक से पहले हम एक डिस्कशन कर रहे थे जिसमें मैं अहमद आपको बता रही थी कि लोग जब मुझे फ़ोन कॉल्स करते हैं तो एक तो ये है कि उन्हें ये बड़ी उम्मीद होती है और मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है जब मैं उनको कोई जादू का तरीक़ा नहीं बता सकती। दूसरी चीज़ जो हमारे लोग बहुत करते हैं, जो मैं उन्हें समझाने की बड़ी कोशिश करती हूँ, उस पर मैं एक छोटी सी डिस्कशन आपके साथ करना चाहती हूँ। पहले तो लोग ये बताते हैं कि उन्होंने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की थी जब एप्लीकेशन भेजी थी, उसके बाद वो मुझे उसकी वजह बताते हैं और कई लोगों की बड़ी कंपेलिंग वजह होती है। मिसाल के तौर पे एक कॉलर ने मुझे ये बताया कि वो पोस्ट करने जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल पहुंच गए, तो उनकी जो एविडेंस थी वो वक्त पे नहीं जा सकी, कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस या कुछ इस तरह का था, यानी एक बहुत ही क्रेडिबल सीरियस रीज़न थी, लेकिन होम ऑफिस ने उस एविडेंस को कंसिडर नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं आपने नहीं भेजा, वक्त पे हमें नहीं है। अच्छा, लोग फिर ये चाहते हैं कि वो एविडेंस जो है वो अकाउंट में लिया जाए। वो लोग इसेंशली इमोशनल होते हैं और वो चाहते हैं कि रूल्स को बेंड करके जो उनकी सीरियस वजह है उसे अकाउंट में लेकर उनकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव की जाए। अब लोग ये नहीं समझते कि जब एक रिक्वायरमेंट सेट हो गई है, जी। अब आजकल मैंने ये देखा है कि अपील्स भी जब मैं कोर्ट्स में पेश करती हूँ और ऐसा कोई केस होता है और मैं बहुत कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस जज के सामने दलीलें पेश करती हूँ, तो जज कहता है now your client satisfies all the requirements, what is stopping him from making another application? Yes. जो कि बहुत केसेस में अब जजेस की ये पोजीशन होती है कि अगर आप रिक्वायरमेंट्स अप कर रहे हैं तो बजाय कि आप चाहें कि हम पीछे जाएं और एक्सेप्ट करें कि आपका ये रीज़न था, आप एक नई एप्लीकेशन देते। जैसे मिसाल के तौर पे अगर स्पाउस को आपने बुलाना है, उस वक्त आपके एविडेंस नहीं थे। और मैं आपको बताऊं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लोग ये नहीं समझते, ये काफ़ी नहीं है कि आप 18,600 कमा रहे हों, ये काफ़ी नहीं है। अगर आप 25,000 भी कमा रहे हैं ये काफ़ी नहीं है, अनलेस स्पेसिफाइड एविडेंस आप एप्लीकेशन के साथ भेजेंगे। और वो जो एम्प्लॉयर का लेटर होता है उस लेटर में भी बड़ी स्पेसिफिक चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो लोग नहीं समझते। और वो सारी चीज़ें शामिल, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर ने अगर ये नहीं लिखा कि आपने जॉब कब शुरू किया था, तो उस वक्त होम ऑफिस आपका वो लेटर रिजेक्ट करेगी, स्पेसिफाइड एविडेंस वाज नॉट एज रिक्वायर्ड, और आपकी एप्लीकेशन फेल हो जाएगी। एनीवे, मुझे इत्तला मिली है कि एक कॉल बहुत अर्जेंटली वेट कर रही है, आइए उस कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन वही है जैसे जो आप डिस्कस कर रही थी अभी जी। तो हम प्रीमियम एप्लीकेशन हमने डाली थी लास्ट वीक, तो ये स्पाउस वीज़ा के लिए मैंने इनकम शो की थी अपनी लिमिटेड कंपनी की और 18,600 डिविडेंड और सैलरी मिला के, तो अकाउंटेंट के सारे लेटर वगैरह थे लेकिन पे स्लिप नहीं थी और डिविडेंड वाउचर नहीं थे। तो केस वर्कर ने हमें 2 वीक्स दिए हैं कि ये डिविडेंड वाउचर और ये ले आए। तो मैंने तो कभी बनाया नहीं थे क्योंकि लिमिटेड कंपनी थी, वो एक ही डायरेक्टर था मैं। तो अब जो है ना, हमने फीस वगैरह पे की थी FLR-FP की, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास इतना एविडेंस नहीं है। तो फॉर्म मैंने दोनों फिल करके लेके गया था, तो उसने रखा FLR-M का, FP का नहीं रखा। अब क्या हम उसको कह सकते, क्योंकि मेरी वाइफ जो है 4 साल से मेरी डिपेंडेंट है, मेरे पास ILR है और हमारे 2 बच्चे हैं यहाँ पे। देखिए, आपको अगर उन्होंने 2 हफ्ते दिए तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं किया। ये भी बहुत कम होता है कि जी। अहमद, मैं आपको इनवाइट करूंगी कि आप इसका जवाब दें। देखें, अगर उन्होंने 2 हफ्ते दिए तो डिविडेंड वाउचर तो खाली उन्होंने बनाना ही है। आपके अकाउंटेंट से रब्ता करें तो वो आपको डिविडेंड वाउचर बना देगा। अगर आपने डिविडेंड लिया हुआ है और सिर्फ वाउचर्स की कमी है तो वो तो खाली एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो आपको बना देगा। लेकिन ये इनको क्योंकि इनकी अपनी कंपनी है तो ये एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रीट होंगे, क्योंकि कुछ ये सैलरी ले रहे हैं और कुछ इनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो मेरे ख्याल में इनको साल का एविडेंस देना पड़ेगा। जी, ऑफ कोर्स। और अगर सारी चीज़ें फेल भी हो जाएं तो इनके लिए फिर भी अच्छी न्यूज़ है कि वीज़ा इनको फिर भी मिल जाएगा, क्योंकि ये ख़ुद भी इंडेफिनिट लीव पे हैं, 2 इनके बच्चे ब्रिटिश हैं। तो अगर इनकी स्पाउस को वो देखते हैं कि वो इनकम की रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड एविडेंस ना होने की वजह से पूरी नहीं कर पा रही, तो वो उनको 10 साल वाले रूट में वीज़ा दे देंगे, क्योंकि अभी तो 5 साल के बजाय 10 साल, 5 साल की बजाय 10 साल वाला भी रूट आ गया है। तो उसमें वो 10 साल वाला रूट जो है वो फॉल बैक पोजीशन है ऐसे लोगों के लिए जो कि 5 साल के रूट की कोई कम है जिसमें मतलब शर्त पूरी नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पे उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं पास किया
या उनकी इनकम में कमी आ गई, या इनकम का वो स्पेसिफाइड एविडेंस नहीं दे सके, तो ऐसी सूरत में फिर 10 साल वाला रूट जो है वो फैमिलीज को ब्रेक तो नहीं किया जा सकता। तो इसलिए 10 साल का रूट है और उसके अंदर उनको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर डिविडेंड वाउचर का ही मसला है तो वो मुझे इतना बड़ा मसला नज़र नहीं आता। वो अकाउंटेंट से रब्ता करें तो वो उनको एक दिन में बना के दे सकते हैं अगर इन्होंने लिया है, प्रोवाइडिंग यही हम बात कर रहे हैं ना स्पेसिफाइड एविडेंस की। जी 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 कि लोगों को चाहिए कि अपना स्पेसिफाइड एविडेंस उसको एज दे गो अलोंग दे शुड हैव ऑल ऑफ दैट रेडी विद देम, अगर कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है इनकी और आनी है। लेकिन लोगों को हमेशा बाद में ख्याल आता है, जब होम ऑफिस कुछ मांगता है फिर ख्याल आता है वो ये चीज़ तो हमने तैयार ही नहीं की। तो ये बड़ी मुश्किल बात है कि ये कल्चर का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है कि हम लोग इतने ज़्यादा अलर्ट नहीं हैं। लॉ अबाइडिंग इंसान जब होता है, जब ऐसे मुल्क में रहता है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है। जी जी जी, तो लेकिन इसमें मेरे ख्याल में लोगों का भी इतना कसूर नहीं है, क्योंकि आजकल इमिग्रेशन लॉ है क्या वो पता करना भी काफ़ी एक मिशन बन गया। इसमें तो कोई शक नहीं है। और मतलब आप जाते हैं, पहले बड़ा सिंपल लॉ होता था, पैराग्राफ से सारे वो आपको पता लग जाता था, उसी के अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स थी। अब आप पैराग्राफ में जाते हैं, वो फिर आपको एनेक्स ए में जाते हैं, अपेंडिक्स को रेफर कर देती है, वो जो है वो किसी स्केड्यूल को रेफर कर देती है, वो आगे किसी और को रेफर कर देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो आप दरिया में डूबते ही जाते हैं। सही बात है, और इवन लॉयर्स के लिए और जजेस के लिए भी लॉ के साथ अपडेट रहना ज़रा मुश्किल हो गया। तो आम लोग जो हैं बेचारे, उनके लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन 10 साल वाले रूट में इनको दे देंगे अगर इनको 5 साल में ना दिया तो। चलें आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो जी, आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, मैं करमदीप सिंह बोल रहा जी जी। मेरा सवाल है कि मेरे अपील लॉ को 6 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, पेपर हमारे बन के नहीं आए उधर से कोई। आपने होम ऑफिस में कोई एप्लीकेशन डाली है? नहीं, हमारा अपील थी बच्चों के बेस पर, वो अलाउ हो गई थी। अच्छा, अपील अलाउ हो गई है, ओके जी। तो अभी 6 महीने के ऊपर हो गया, वहाँ से कोई ऐसा बन के नहीं आया, कोई भी कार्ड बन के। होम ऑफिस से अहमद एक चीज़ मैंने और देखी है कि ये जब लोगों की अपीलों के जवाब में कोई वीज़ा नहीं आता तो इन लोगों को कभी कभी ये पता भी नहीं होता कि होम ऑफिस इनकी अपील के खिलाफ अपील कर चुका है। आपने ये पता किया है कि होम ऑफिस ने अपील करी है या नहीं? ये अक्सर लोगों के लिए, लोग वेट करते रहते हैं, फिर एंड में उन्हें पता चलता है कि होम ऑफिस गया और उन्हें कुछ खबर भी नहीं होती। जी जी। और क्योंकि अपीलें जीतने के बाद आमतौर पे लोग ये करते हैं कि अपने लॉयर को फारिग कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है वो उनको पता नहीं होता। तो कोई भी ऐसे लोग, मेरा ख्याल है कोई भी ऐसे लोग जो कि अपनी अपील्स विन करने के बाद अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप ट्राइब्यूनल में फ़ोन करके ये पता करें कि होम ऑफिस ने तो आपकी अलाउड अपील के खिलाफ अपील नहीं करी है, क्योंकि आजकल होम ऑफिस ने एक आदत सी बना ली है कि जो भी अपील अलाउ होती है उसके खिलाफ वो अपील कर देते हैं। एक ज़माने में इतनी नहीं करते थे। बिल्कुल। लेकिन अब उन्होंने हर अपील के ऊपर उन्होंने अपील करनी शुरू कर दी है, इसलिए बहुत ये प्रोसेस और ज़्यादा कम्बरसम, टायरसम और लंबा होता जा रहा है। तो ये तो पहला काम है जो इन्हें करना चाहिए। दूसरा काम इन्हें क्या करना चाहिए अगर इनके पास कुछ नहीं आया होम ऑफिस से? देखें, जिस तरह आपने कहा, पहले तो ये चेक करें कि होम ऑफिस ने अपील की है या नहीं की। अगर उन्होंने नहीं अपील की तो फिर जो केस वर्कर जिसने इनका वीज़ा रिफ्यूज़ किया था उसको ये लेटर भेज सकते हैं कि जी मेरी अपील अलाउ हो चुकी है, ये मेरी जजमेंट की कॉपी है जो अदालत ने इशू की थी, तो अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया, आप इसकी क्या वजह है। तो केस वर्कर को ख़त लिखा जा सकता है। होम ऑफिस की जो टेलीफोन लाइन है उधर फ़ोन करके भी पूछा जा सकता है रेफरेंस नंबर्स के साथ, क्योंकि होम ऑफिस तो बहुत बड़ा है, उसमें लाखों केस पड़े हुए हैं जी। तो वो सिस्टम में कई दफ़ा जो है वो केसेस गुम भी हो जाते हैं या जो केस वर्कर हैं वो भूल भी जाते हैं। अलाउड अपील्स को तो फौरन चेस अप करना चाहिए मेरा ख्याल है। तो अमूमन जनरली स्पीकिंग वैसे भी जब आपकी अपील अलाउ भी होती है तो तकरीबन 3-1 महीने जो हैं वो
लग ही जाते हैं, लेकिन इनके क्योंकि 6 महीने गुजर गए हैं तो इनको चाहिए कि ये फ़ोन करें, ख़त लिखें और ट्राइब्यूनल से भी पता करें कि ऊपर तो नहीं अपील हुई। राइट, आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उमर, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अच्छा। हमें उमर जी 3 साल की डिस्क्रिप्शनरी लीव मिली थी, अभी हमने इंडेफिनिट अप्लाई करना है और हमें यूके और B1 टेस्ट चाहिए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है, हमको सेट ओ लगेगा और सेट ओ में तो बहुत सारे लोगों, बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है, तो जो हमारे गाँव जिसमें हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम उसको ब्लैंक छोड़ दें या उसको एक्स लगा दें? सॉरी, आपने सुना? क्योंकि मेरे दोनों कान में भी और इसमें भी आ रही है तो मुझे समझ बहुत ब्लर्ड हो रही है आवाज़। इनका सवाल मैं दोबारा रिपीट कर दूं? जी प्लीज़ रिपीट कर दें ज़रा। मैंने कहा हमें 3 साल की डिस्क्रिप्शनरी लीव जी वो तो हम समझ गए। कौन सा कॉलम है जिसे आप ब्लैंक छोड़ने की बात कर रहे हैं? ऑफेंसेस वाला कॉलम? आवाज आ रही है आपको? जी, आप कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं? नहीं, जो सेटो के जो क्वेश्चन नहीं है, जो बहुत काफी लोगों को लगता है ना सेटो। लेकिन आपने कहा कि कोई क्वेश्चन है जिसे हम ब्लैंक छोड़ दें, वो कौन सा क्वेश्चन है? नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं, मैंने पूछना था जो 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 हमारे मुताबिक नहीं है हम उनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं? जो आपके मुताबिक नहीं है। इनका सवाल यह है कि जो इन पर अप्लाई नहीं करती चीजें, वो क्या उन्हें ब्लैंक छोड़ दें या उस पे मेरा ख्याल है NA लिखना होता है ना, नॉट एप्लीकेबल, अगर ऐसा कुछ होता है तो। जी वो इनको डिस्क्रेशनरी लीव मिली है 3 साल की, तो ये सीधे इंडेफिनिट लीव में नहीं जा सकते। नहीं, ये इंडेफिनिट नहीं, मेरा ख्याल है 6 साल पूरे कर चुके हैं और अब इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर 6 साल पूरे कर चुके हैं तो फिर इंडेफिनिट लीव के लिए जा सकते हैं। और मेरा ख्याल है फॉर्म जो है वो सेट ओ ही अप्लाई होगा। जी, और ये सवाल इनका ये है। और सेट ओ में जिस तरह ये खुद ही बता रहे हैं कि बहुत सारी सिचुएशन कवर होती हैं, इसलिए जो सवाल इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है उसको उस सवाल में लिखा होता है कि इसको अगर आपको एप्लीकेबल नहीं है इसको छोड़ दें, गो टू क्वेश्चन नंबर 10.1 और 10.5। तो वो सवाल इनको खुद ही बताएगा कि अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो ये कौन से। लेकिन फिर भी इजंट इट बेटर कि अगर उसमें एक लाइन डाल दी जाए या नॉट एप्लीकेबल लिख दी जाए, क्योंकि होम ऑफिस वरना ये भी समझ सकता है कि ये उस सवाल को पुर करना भूल गए। हाँ जी बिल्कुल, अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसको क्रॉस आउट करके नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं, या वो जो सफ़ा आप पे एप्लीकेबल नहीं है उसको आप पूरा क्रॉस आउट कर दें और जो सफ़े आपने भरे हैं वो बेस्ट जी वे फॉरवर्ड। लेकिन फिर भी हम ये दोहराते चलें कि आपको अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आपको किसी वकील के साथ बैठकर उनके गाइडेंस में भरना चाहिए। हम आपको एक जनरल मालूमात दे रहे हैं, ठीक है? आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। जी, वो जो मैं आपसे बात कर रही थी कि रिक्वायरमेंट्स जो है वो लोगों की समझ में नहीं आता। आपने बड़ा अच्छा उस पर पॉइंट अपनी कमेंट दी है कि इमिग्रेशन लॉ अब इतना मुश्किल हो गया है कि उसको अनरेवल करना पड़ता है, एक तरह से एक गुत्थी है जिसे सुलझाना पड़ता है पहले, फिर आपकी समझ में आता है। लेकिन मेरा ख्याल है जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं मोस्ट कैटेगरीज की, वो लोगों की समझ में आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी शादी करके किसी को एप्लीकेशन देनी है तो दे नो इट्स 18,600। बिल्कुल। अब ये तो सबको पता चल चुका है कि 18,600 से कमाएं, लेकिन ये मुझे लगता है अभी भी बहुत से लोग नहीं समझते कि स्पेसिफाइड एविडेंस क्या है। आप थोड़ा सा आउटलाइन करेंगे हमारे देखने वालों? जी, जो इनकम की रिक्वायरमेंट है 18,600, तो वो सिर्फ जिस तरह आप कह रही हैं वो हमने सिर्फ यही नहीं दिखाना कि हमारी इनकम जो है वो 18,600 है, बल्कि उसके लिए कुछ ख़ास मखसूद कागजात हैं जो आपने होम ऑफिस को देने होते हैं जी। और उसको कहते हैं स्पेसिफाइड एविडेंस। और वो जो है इमिग्रेशन रूल्स में अपेंडिक्स FM जो है फैमिली मेंबर से डील करता है, उसका SE उसको कहते हैं, स्पेसिफाइड एविडेंस। जी। और उसके अंदर लिस्ट बाकायदा दी हुई है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे रिलाई कर रहे हैं तो फिर आपने 1 साल की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एविडेंस देना है, और अगर आप एम्प्लॉयमेंट पे रिलाई कर रहे हैं तो आपने 6 महीने की एम्प्लॉयमेंट का एविडेंस देना है। और वो फिर आगे स्पेसिफाई है कि वो क्या क्या एविडेंस है। इसकी तरफ हम वापस आते हैं। अभी हम फिर एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी।